अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या पूछ रहे हैं कि मेंशन द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कि ये जो टॉपिक्स उन्होंने बताया हुआ है ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं। तो पार्ट ए जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री की भी सब ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आप स्टडी करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री है उसकी ब्रांचेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ही ये जो ब्रांचेस हैं इनकी भी सब ब्रांचेस हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की सब ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में जो फूड की डाइजेशन होती है वो हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? तो वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। थर्ड पार्ट वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और उसकी भी सब ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स, इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आप ये सब ब्रांचेस के नाम ना भी लिखेंगे तो फिर भी आपको ब्रांचेस के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है वो आप बता देना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब क्या है? इकोसिस्टम जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जैसे कि कोई भी सिस्टम है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, फायर और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो एक इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। तो वो हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। ई वाला जो पार्ट है उसमें वो पूछ रहे हैं कि रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायर वर्क। जब कोई आग जल रही होती है तो तब कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे होते हैं? तो वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। तो कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती हैं अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ, वो हम कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? तो वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स? एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बताना है। तो ये आपने पढ़ लिया हुआ है बुक के पेज नंबर 8 पे, इसका सेम टू सेम जो आंसर लिखा हुआ है आपने वही लिखना है। इसका ही नेक्स्ट पार्ट क्या है? हो कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। कोयला और डायमंड एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं ये बताएं। आप खुद ही ये बात का अंदाज़ा लगा लें कि कोयला और डायमंड जो है वो दोनों ही कार्बन से ही बने होते हैं। इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन होता है, लेकिन जो कोयला होता है वो बहुत चीप सा होता है और डायमंड क्या होता है? बहुत महंगा होता है। तो इनका डिफरेंस क्यों है ये हमने बताना है। तो आप इसको डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे लिखा है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो डायमंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है, और जो कोयला है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि आयरन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गई, ऐसे की चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसका कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब बात करें तो जो डायमंड होता है तो आपने देखा हुआ है कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो कोयला होता है उसका एक अमॉर्फस स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हार्डनेस। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जो डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? सख्त होता है। उसके साथ इवन कि हम एक स्क्रैच भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो कोयला है वो बहुत सॉफ्ट होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि उस पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाते हैं उसको तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अपीयरेंस की बात करें तो आपने देखा हुआ है डायमंड जो है वो शाइनी होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और शाइन करता है, ठीक है। और जो कोयला होता है वो क्या होता है? डार्क कलर का होता है, ठीक है। ब्राउन, डार्क ब्लैक और या ब्राउन कलर का होता है, डल सा होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सारी, कोई ट्रांसमिट नहीं करता। यूजेस की बात करें तो जो डायमंड है वो ज्वेलरी बनाने में, कटिंग टूल्स में, मैंने अभी बताया कि वो स्क्रैच भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से डायमंड से हम कोई भी कटिंग टूल्स बना सकते हैं, ठीक है, शीशा वगैरह को काटने के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं इसके। और जो कोयला है वो हम घर में यूज़ करते हैं, फायर के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी का मतलब है कि ये अपने अंदर से लाइट को पास कर सकता है या नहीं कर सकता। तो कार्बन जो है, कार्बन प्योर फॉर्म है, डायमंड जो है वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन दूसरी तरफ कोयले के अंदर कार्बन के साथ साथ दूसरे पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आयरन है। लोहे का दरवाज़ा आपने देखा हुआ है कि वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसे के पार्टिकल्स जब होंगे कोयले में जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकेंगे, तो वो उसको एक स्लाइटली थोड़ा सा जो है ना वो कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी। फॉर्मेशन, इन दोनों की फॉर्मेशन तकरीबन एक जैसी ही है, ठीक है। जब जो होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, वो कोई भी जंजिला या सैलाब ऐसे की कुदरती आफात आती हैं, तो वो जब दफन हो जाते हैं ज़मीन में और उनके ऊपर लेयर्स आ जाती हैं मिट्टी के, हाई प्रेशर अप्लाई होता है इनको, और हाई टेम्परेचर में जब हम इनको रखते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब ये गल सड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनमें इम्प्योरिटीज़ भी ऐड हो जाती हैं तो वो कोयला बन जाता है, लेकिन अगर वो प्योर कार्बन होता है तो वो क्या बन जाता है, डायमंड्स बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही तमाम फॉसिल फ्यूल्स ऐसे ही बनते हैं कि कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स या भी रिमेन्स उनकी जो होती हैं, उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं, तो जब वो दफन हो जाती हैं ज़मीन में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में आपने बुक में पढ़ लिया हुआ है। क्या होते हैं कि कोई भी, जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर हम एक ढक्कन दे के उबालना शुरू करेंगे तो उबालते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पानी जो नीचे बैठा हुआ है, नीचे जो पानी है और उसके जो वेपर्स हैं वो एक ऐसे स्टेट में आ जाएंगे कि वो एक ही ऐसे लगेगा कि मिक्स हो गए हुए हैं, क्रिटिकल पॉइंट से अबव जो हो जाएगा वो प्रेशर और टेम्परेचर, तो एक फ्लूइड बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल फ्लूइड्स, ठीक है। तो ऑर्डिनरी फ्लूइड, अब आप कहेंगे कि फ्लूइड सिर्फ पानी को कहते हैं, पानी को नहीं कहते हम फ्लूइड हम इस चीज़ को कहते हैं जो कि फ्लो कर सकती है। तो फ्लो जो है लिक्विड पे कर सकते हैं और गैस भी कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड फ्लूइड में नहीं आता, ठीक है। तो इसका भी मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने पॉइंट लिखना है स्टेट, इस कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो आपने कहना है कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर से अबव हो जाता है ना, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर या प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट से अबव हो जाता है तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी फ्लूइड जो है वो यहाँ लिक्विड की फॉर्म में रहेगा या गैस की फॉर्म में रहेगा, एक चीज़ की फॉर्म में रह सकता है वो, ठीक है। फेज बाउंड्री की बात करें, फेज बाउंड्री क्या है कि फेज बाउंड्री का मतलब है कि लिक्विड और गैस आपस में मिक्स नहीं हुए हम इनकी एक बाउंड्री, शार्प बाउंड्री बना सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, लिक्विड है, और इस पॉइंट से लेकर गैस है, ठीक है। जैसे कि लिक्विड नीचे बैठ जाता है और गैस जो होती है वो ऊपर जो होती है फ्लो कर रही होती है, ठीक है। तो जो होता है ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, उसके अंदर दरमियान कोई भी बाउंड्री हमें नजर नहीं आती, ऐसा लगता है कोई एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो होता है लिक्विड या गैस, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इनके दरमियान में हम क्लियर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि ये गैस है और ये लिक्विड फेज है। अब डेंसिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उनकी जो होती है प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन हो जाती हैं लिक्विड्स और गैसेस के, तो जो डेंसिटी है ये भी इनकी इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस और लिक्विड हो जाती है। और जब आप फ्लूइड की बात करेंगे ऑर्डिनरी फ्लूइड में, तो लिक्विड की जो होती है डेंसिटी वो हाई होती है और गैसेस की क्या होती है, लो होती है। विस्कोसिटी किसको कहते हैं, गाढ़ापन को। जैसे कि पानी है उसकी विस्कोसिटी कम है और शहद जो है हनी, उसकी क्या विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करती है। तो जो होता है ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, उनकी विस्कोसिटी लो हो जाती है, गैसेस के इक्वल हो जाती है। और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जो गैसेस लिक्विड्स होते हैं उनकी हाई होती है और गैसेस की लो होती है। डिफ्यूजिबिलिटी अब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है कि जैसे आप एक कमरे में कोई परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो कुछ सेकंड्स के बाद वो जो परफ्यूम होती है पूरे कमरे में इवनली स्प्रेड हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डिफ्यूजन, कि कोई भी चीज़ है वो पूरे कमरे में, पूरे कंटेनर में इक्वली स्प्रेड हो जाए। कोई लिक्विड है या फिर कोई गैस है, कोई भी चीज़ है वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है तो उसको हम डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं। तो जो होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, एक वो जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते होते हैं। और जो है ऑर्डिनरी फ्लूइड, उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी लो डिफ्यूजिबिलिटी है और गैसेस की हाई डिफ्यूजिबिलिटी है।
अब सोलवेंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये अपने अंदर किसी चीज़ को डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो होते हैं ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, उनकी ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स के साथ मैच हो जाती है और वो सब चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। अब लिक्विड्स जो हैं दूसरी तरफ, जो सादे लिक्विड्स हैं वो जो होते हैं वो गुड सॉल्वेंट्स होते हैं, लेकिन जो गैसेस होती हैं वो पुअर सॉल्वेंट्स होती हैं। लास्ट पे हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल आप बुक में से भी कर सकते हैं और यहाँ ये वाली भी कर सकते हैं। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इसकी है एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, और जो है ऑर्डिनरी फ्लूइड वाटर, ऑक्सीजन, कोई भी गैस, हीलियम गैस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो डिफाइन सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट, हाउ डज सोलिबिलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अब वो कह रहे हैं कि सोलिबिलिटी के बारे में बताएं और सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। तो ये जो है इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पॉइंट्स के साथ बताया हुआ है कि कब वो इंक्रीज होती है सोलिबिलिटी, कब डिक्रीज होती है और कब रिमेन सेम रहती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछ रहे हैं कि गैसेस और लिक्विड के अंदर कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। गैसेस और लिक्विड जो है उन दोनों में तीनों टाइप के जो मोमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है कि वो सीधी लाइन में चल सकता है या नहीं कोई भी मॉलिक्यूल जो है। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है कि वो एक ही जगह पे खड़े होकर रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता। और वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर सकता है अपनी जगह पे कि नहीं। तो आपने कहना है कि जो गैसेस होती है ना और लिक्विड, दोनों में तीनों टाइप ऑफ जो मोमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जो गैसेस होते हैं उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। वो ट्रांसलेटरी मोशन को फ्रीली तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों डायरेक्शंस में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। रोटेटरी मोशन जो है वो भी गैसेस में, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे बहुत दूर दूर होते हैं तो वो इजीली मूव कर जाते हैं। ठीक है। तो वो एक्सिस के अराउंड अपने जो वो स्पिन कर सकते हैं। ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन भी वो अच्छे से करता है। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एटम जो होता है उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो अब जब लिक्विड के बारे में आपने लिखना है तो आपने कहना है कि लिक्विड भी ट्रांसलेटरी मोशन शो करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रीली नहीं करता। रोटेटरी मोशन भी करता है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी स्लाइटली रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है ना, इतने अच्छे से वो रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ होता है। अगर उसने रोटेट करना हो तो उसको फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी रोटेट करवाना पड़ता है अपने साथ, इसलिए वो रोटेटरी मोशन नहीं शो करते। और वाइब्रेटरी मोशन वो अच्छे से शो कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशंस या मेन फोकस की हेडिंग आप बना लेंगे। तो आपने लिखना है कि इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सब जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के उनको पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नॉट बेस्ड ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा सबको हम पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कहना है ना कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आपने लिखना है कि सॉल्ट्स, मिनरल्स, मेटल्स, एसिड्स, बेसिस जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट स्टडीड के बारे में उन्होंने बता दिया हुआ है कि जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ज़्यादातर हम मेटल्स जैसे कि आयरन है, कॉपर है, नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सब को पढ़ते हैं। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, वो जो पीरियोडिक टेबल में सेपरेट नीचे जो एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स की जो लाइंस है ना, दो सेपरेट जो बनी हुई हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक है उसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को ही मेन फोकस करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन जो कि हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंट्स, कलर वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स जो खादें हम पौधों को देते हैं वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मटेरियल साइंसेज जैसे कि कोई कंक्रीट बनाना है, हमने ईंटें बनानी है, हमने कुछ भी बनाना है, तो फिर हम ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कौन सी, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि वो दवाइयाँ बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल्स बनाने में, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में और फूड की केमिस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन हम इसमें कौन कौन से पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आयोनिक और कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम कोवेलेंट रिएक्शंस और स्पेशली बेस्ड ऑन कार्बन चेन्स के बारे में, जो कार्बन की चेन्स हैं
उनको हम स्पेशल तवज्जो देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।